हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। आज हम लोग पढ़ने वाले जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो सबसे पहले जाति के बारे में तो सब जानते हैं, बट जाति कैसे इंडिया की या फिर हर जगह की राजनीति में भाग लेती है वो अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो कि वही वन वर्ड भी हैं, बट वन वर्ड काफ़ी कम है और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देख लेते हैं जाति कैसे राजनीति में असर करती है। जाति में राजनीति, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्षेत्र में जो बहुसंख्यक होते हैं उन्हें चुनाव में हर दल खड़ा करता है। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू ही खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम को। जब सरकार बनती है तो हर जाति के लोगों को केंद्र में लाया जाता है। ये बड़े चुनाव की बात है, केंद्र सरकार के चुनाव। तो इसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है कि हर जाति के लोगों को एक केंद्र सरकार पे बिलीव हो जाएगा कि हाँ, ये हमारे लोगों को भी उतना ही श्रेष्ठ मान रही है। और सेकंड होता है कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो उसका केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पार्टी कभी कभी जाति के नाम पर लोगों को भड़का देती है। ऐसा मेन छोटे चुनाव में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक समूह किसी एक जाति पे पूरा ही अपने आप को भरोसा दिखा देता है। तो ऐसा कई बार होता है और चुनाव जीत भी जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है नीची जाति, क्योंकि हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में नीची जाति अधिक पाई जाती है, तो हर दल उन्हें अधिक समर्थन देते हैं और उन्हें कई बार भड़काया भी जाता है। तो फोर्थ पॉइंट, अब इसकी भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, हर जाति के लोग पाए जाते हैं, हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो इसकी काफ़ी सारी सीमाएँ होती हैं। अब सीमाओं में ऐसे क्षेत्र जहाँ एक ही जाति बहुसंख्यक में हो। भारत में हर जगह कम से कम 2 से 3 जातियाँ जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, एक धर्म ज़्यादा हो सकता है, बट एक जाति कभी ज़्यादा नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ज़्यादा पार्टी एक ही जाति के लोगों को टिकट देती है। तो क्या होता है, जो 2 से 3 जाति जो बहुसंख्यक हैं वो टिकट पाती हैं, तो सबको क्या करता है, अलग जातियों को क्या देखना पड़ता है, उनके कार्य देखना होता है। तो लोग कार्य के अकॉर्डिंग ज़्यादा वोट देने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, हर व्यक्ति अपनी जाति वाले को वोट नहीं देता। कुछ लोग देखते हैं कि जाति धर्म, बट जो सच में साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, वो लोगों का कार्य देखते हैं। अगर पिछले इलेक्शन में वो जीते हैं तो उन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो ऐसा हर जगह नहीं देखा जाता, तो इसलिए ये एक सीमा में है। फोर्थ पॉइंट, इससे अगले चुनाव में सांसद विधायक नहीं बनते। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एक बार जाति के अकॉर्डिंग चलो ठीक है जीत गए, बट अगर वो कुछ काम ही नहीं करेंगे तो वो क्या होते हैं, जाति राजनीति को लोग ना देखकर उन्हें वोट नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें कुछ सीमाएं थी। इनसे सुलझने के लिए क्या होता है, 2 जाति हमेशा साथ में आके और एक गठबंधन कह सकते हैं, या फिर 2 जाति के लोग मिलकर एक होकर और तब चुनाव लड़ते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उससे एक तो दोनों के बीच बातचीत हो जाती है, लोग समझने लगते हैं एक दूसरे को, इससे टकराव नहीं होता है। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि इनका दोनों का ही फ़ायदा होता है, ये दोनों ही डोमिनेट करने लगते हैं। अब इसके कुछ समाधान भी हैं, क्योंकि जाति में राजनीति का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भाव होने लगा है, तो इसलिए उसके समाधान भी ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। अब पॉलिटिक्स, जो हमेशा पॉलिटिक्स में जाति आ जाती है, तो उसके लिए कुछ समाधान भी है। तो पहला है अर्थव्यवस्था का विकास। जब अर्थव्यवस्था का विकास हो जाएगा, जब इंडिया पूरा डेवलप कर जाएगा, तो ये जाति और धर्म किसी चीज़ को देख के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को खुद में भी देखने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, जाति की वजह से ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में राजनीति हो रही है वो कम हो जाएगी। जब शहरीकरण हो जाएगा अधिक, अभी क्या है, अभी भारत जैसे देश में गाँवों की संख्या अधिक है, गाँवों में लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में लोग जाति देखकर कभी वोट की राजनीति नहीं होती है, वहाँ पे केवल हमेशा कार्य देखे जाते हैं। तो जब शहरीकरण बढ़ेगा तो एक समाधान ये भी हो जाएगा कि जो जाति है, जाति का जो राजनीति में हमेशा प्रबलता रही है वो घट जाएगी। साक्षरता दर बढ़ जाए, लोग ज़्यादा जब पढ़े लिखे होंगे, जब शिक्षा लोगों में ज़्यादा होगी, तो वो जाति को ना देखकर, कार्य को देखकर ही केवल वोट देंगे। तो इसलिए ये भी एक समाधान। प्रेजेंट टाइम में क्या है, सबसे ज़्यादा जाति पर बिलीव इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जाति जीतेगी, लोगों को लगता है वो जाति उन्हें रोज़गार प्राप्त कराएगी, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी अधिक जनसंख्या है कि केवल लोगों को रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब नौकरियां अधिक हो जाएंगी तो जाति को नहीं देखेगा इंसान। जब जागरूकता अधिक होगी तो क्या होगा, लोग
अपने जो जिन्हें वोट देना है उन्हें लोग देखकर वो कैसा कार्य करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब। और अभी जब जागरूकता कम है, जागरूकता ज़्यादा कम कहाँ होती है? गाँवों में, जहाँ पे साक्षरता दर कम होती है। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होंगी अपने आप ही धीरे धीरे जागरूकता फैलेगी, तो जाति का जो बोलबाला है वो राजनीति में ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है धर्म। जैसे कि धर्म, जाति था, धर्म में भी जाति काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन धर्म क्या है? सबका मिलके एक गुट है। तो देख लेते हैं धर्म में, धर्म या फिर धार्मिक समस्याएं बोल लें या सामुदायिक समस्याएं, तो ये भी कई, जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों पर भेदभाव। अब ये सबसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो एक धर्म को मान्य देने वाली जो भी राज्य या राष्ट्र हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे क्या है? केवल मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा संरक्षण है और सभी जातियों धर्मों के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है? भेदभाव किया जाता है। मुस्लिम तो सारी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, एक समुदाय बना लेते हैं, बट और जो सारे हैं उनके साथ भेदभाव होने लगता है। पूरे देश में एक ही धर्म को मान्यता, ऐसा एग्जाम्पल हमने इसमें भी देखा। बट इसमें क्या होता है? जब एक धर्म को मान्यता दी जाती है तो दूसरों के साथ भेदभाव होता है। बट कई देश ऐसे ही हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों के नाम सुने होंगे, जैसे कि उन्हें डायरेक्ट क्या बोलते हैं? मुस्लिम देश, यानी कि उसमें एक ही धर्म को मान्यता दी जाती है। पाकिस्तान तो हमारे बगल कह सकते हैं, हमारे आसपास का है, इसलिए हमें उसका एग्जाम्पल तुरंत याद होता है। बट ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे मुस्लिमों को मान्यता दी गई है और सबको नहीं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मुस्लिम देश में ऐसा हो, हर मुस्लिम देश में नहीं, बट बहुत सारे में। जब लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे, अब हिंदू अगर खुद को श्रेष्ठ माने, मुस्लिम अपने को, तो क्या होगा? सामुदायिक समस्याएं उत्पन्न होगी और उससे फिर कह सकते हैं दंगे और सारी चीज़ें भी होने लगेंगी। उससे पूरे राष्ट्र के जो स्तर है उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। लास्ट और सबसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, जब सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर कर ज़बरदस्ती लोगों पर एक धर्म थोपे। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला था? श्रीलंका में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में था हमारे, क्लास 10th के ही। तो ज़बरदस्ती लोगों पर धर्म थोपती थी। सिंघली भाषी जो थे वो ज़्यादा बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे। तो वो उनकी जो सरकार थी वो क्या करती थी? अन्य जो बंगाली लोग थे जिनका कल्चर पूरा बंगाली था, उन पर क्या थोपा जाता था? सिंघली भाषा को थोपा जाता था, उनके सारी सांस्कृतिक चीज़ों को दूसरों पर थोपा जाता था। तो इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब हमारा देश इससे कैसे इन सारी चीज़ों से निपटने की कोशिश करता है? हमारा संविधान ऐसा चीज़ें क्या करता है जिससे हमारे भारत जैसे विशालकाय देश में ऐसा ना हो? तो उसके लिए क्या है? हम जानते हैं कि हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे संविधान द्वारा किसी भी धर्म को ना ही, हमें लगता है कि केवल 4 धर्म में इंडिया में पाए जाते हैं, बट नहीं, पारसी भी हैं। तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसे इंडिया मना करता हो कि नहीं आप हमारे देश के नहीं है। कोई भी यहाँ पे किसी भी धर्म का रह सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है स्वतंत्रता रूप से। तो देख लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंट समझा दिए थे इसलिए फिर से समझा देती हूँ। बट संविधान द्वारा किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। अगर भारत कैसे धर्मनिरपेक्ष देश है अगर आता है एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट अगर यही 3-4 पॉइंट्स उठा के एंड बस नोट डाउन कर दोगे तो नंबर मिल जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो इसलिए बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसे नोट बनाते चलो, तो लास्ट में आराम भी रहेगा, ईजिली केवल रिवीजन करना होगा। सेकंड है, हमारा संविधान हम सबको धर्म को चुनने की स्वतंत्रता देता है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो मान लेते हैं हिंदू धर्म का है, तो अगर वो चाहता है हिंदू धर्म से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरे धर्म को भी अपना सकता है। इसकी स्वतंत्रता तक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश भारत देता है। अब कुछ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो अपने धर्म के ही साथ चलते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने धर्म का ही अनुयायी बनना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी और धर्म को भी बट अपनी मर्ज़ी से अगर वो चुनना चाहता है, ऐसा नहीं है उस पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। तो ये चीज़ है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंडिया ये चीज़ सेटिस्फाइड करता है कि जो भी नियम हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, वो इन सारी चीज़ों को कम करें कि भेदभाव ना हो। तब भी भेदभाव होता था, तो अभी एक एग्जाम्पल हमें और पढ़ना है। हमारा संविधान धार्मिक मुद्दों पर न्यायालय और सरकार दोनों को सही फैसले लेने की अनुमति देता है। यानी कि अगर सरकार को लग रहा है कि आज के टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो लॉ नहीं बन रही हैं, जो संविधान में पहले से नहीं लिखी गई हैं, तो उसे सरकार ऐड ऑन कर सकती है। जैसे कि क्या हुआ था
अछूत को अवैध बताया गया था छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग। ये तो काफ़ी साल पुरानी बात हो गई है, बट अभी भी क्या है, नए कानून बनते हैं। तो सरकार को भी फैसला है और धार्मिक मुद्दों पर भी, क्योंकि धार्मिक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे पूरी ही देश की लैंगिक मसले की बात करते हैं तो जाति धर्म, बट ये जो लैंगिक मसले हैं इसको सरकार बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि कम हो, बट जनरेशन वाइज ये बढ़ तो नहीं रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें कमी भी नहीं देखने को मिलती है कई राज्यों में, हर राज्य में ऐसा नहीं है। सो लैंगिक मसले का पहले तो मतलब, तो लैंगिक मतलब लिंग, लिंग यानी कि मेल फीमेल, महिलाएं पुरुष। तो इससे क्या होता है कि लैंगिक मसलों में क्या समानता, सरकार भी और बहुत सारे लोग भी समानता चाहते, समानता के लिए कई सारे कानून बनाए जाते हैं, बट क्या होता है उसकी जो सच्चाई होती है, हर जगह नहीं बट ये बहुत जगह इंडिया में सच्चाई क्या होती है, ये समानता जो है वो नहीं होती है। अब ऐसा क्यों, अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें और सारी चीज़ें देखें तो महिलाओं के साथ किस टाइप के भेदभाव किए जाते हैं। साक्षरता दर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, पुरुषों में 74% है, 76% सॉरी, और जबकि महिलाओं में 54%। ये डाटा घटता बढ़ता रहता है, वो जिस एडिशन की बुक होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये डाटा अपनी बुक से चेक भी कर सकते हो। तो पुरुष में 76% लोग साक्षर हैं, जबकि महिलाओं में केवल 54%। तो पहला अंतर, तो पहला भेदभाव तो यही हो जाता है। पुरुषों को काम हेतु क्या होती है, ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, और सेम वर्क अगर महिला करती है तो उन्हें कम तनख्वाह मिलती है। अब ये जो सिम्बल्स मैं यूज़ करी हूँ ये आप नोट्स में केवल यूज़ करना, एग्ज़ाम में मत यूज़ करना, तो इससे शॉर्ट में नोट्स बन जाते हैं। सो इसलिए काफ़ी लोग क्या होता है कि लड़कों का घर में होना, लड़कों का जन्म होना बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, जबकि गर्ल्स में ये उल्टा होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसकी कारण लिंगानुपात में कमी हो रही है। मतलब 1000 बॉयज़ पे केवल 914 ही लड़कियां हैं, यानी कि लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब 1000 पे 914 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की तो कमी हो ही रही है समाज में, और जबकि फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं लड़कों का होना अच्छा मानते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, महिलाओं पर अत्याचार। अब इस वजह से भी काफ़ी जो है भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, बिकॉज उन पर अत्याचार, घरेलू अत्याचार भी हो सकता है ये, और मानसिक भी हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं। सो अगर पॉइंट में बनाना हो थोड़ी लंबी लाइन, तो महिलाओं पर घरेलू व मानसिक अत्याचार ऐसे लिख सकते हो। राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम है। अब जब कम है तो इससे क्या होगा, महिलाओं के जो हित में कानून बनते हैं उनके लिए सच में आवाज़ उठाने वाला, सच में कार्य करने वाली महिलाएं भी कम हैं, तो कानून भी कम बनेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कानून बहुत कम बनते हैं, सरकार ट्राई करती है जितना ज़्यादा हो सके महिलाओं को भेदभाव से बचाया जाए, तो उसके लिए भी कुछ कदम है, उठाए गए कदम हैं, कुछ कानून बनाए गए, उनके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा महिलाओं हेतु यानी कि के लिए, महिलाओं के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि कई सारे कार्यक्रम लागू करती है सरकार। तो ऐसे ये कार्यक्रम का नाम यहाँ हमें याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी कभी MCQ में आ जाता है कि महिलाओं हेतु या बच्चियों हेतु उठाए गए सरकार के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा एग्जाम्पल है इसका। दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनों को अच्छी तरह से लागू करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कानून तो बन गए लेकिन उनका अच्छे से जो पालन है वो नहीं करवाया जा पाता है। तो उसके लिए सरकार और ज़्यादा सशक्त रूप से दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनों को अच्छी तरह से इम्पैक्ट करा रही है, लागू करा रही है। सरकार द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया, घरेलू अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून बनाकर और उसे बहुत अच्छे से लागू करा के एक बहुत बड़ा काम किया गया सरकार द्वारा। जो बच्चे गर्भ में होते हैं माता के, उन्हें जांच कर नहीं सकते कि वो लड़का है या लड़की, तो इससे भी लिंगानुपात में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है ये। अब यहाँ पे कुछ कानून है ये तीनों, जो कि मैं साथ में बता देती हूँ। समान पारिश्रमिक अधिनियम, पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि जो तनख्वाह मिलती है अलग, मेल्स को ज़्यादा मिलती है फीमेल्स को कम, सेम वर्क के लिए, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया 1976 में। अब अगर सरकार द्वारा महिलाओं हेतु उठाए गए कदम
जैसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जिसने सरकार ने क्या क्या कार्य किए महिलाओं के हित में, तो उसमें तो पहले 7 पॉइंट्स तो यहाँ तक लिख सकते हो। देन अगर सोच रहे हो कि वो हम बना के लिख लेंगे, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये MCQ के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये भी मतलब ठीक है, एवरेज रेट है, आने के चांस होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आते हैं MCQ के। एक तो पंचायती राज व्यवस्था में कितनी सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की गई हैं, यानी कि 1/3 पे, यानी कि 100 सीटें हैं तो लगभग 33 सीटों पे महिलाएं ही जीतेंगी, महिलाएं ही लड़ सकती हैं। ये एक हो गया। इसे कब लागू किया गया था? तो 1992 में। तो ये भी याद रख सकते हो, जब महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में, तभी इसे भी लागू किया गया था। सो आई होप समझ में आ गया हो। यहाँ पे पूरा चैप्टर हमारा क्लियर होता है। जाति भी पढ़ लिया हमने, धर्म भी पढ़ लिया है और लैंगिक मसले भी पढ़ लिया है। तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट, MCQ भी बता दिया है मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हो गया है, जाके देख सकते हो उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।